Okay, so today we're gonna discuss about Kirchhoff's law. आज हम किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक, किरचॉफ्स लॉ। तो मैं कुछ क्वेश्चन मुझे सॉल्व करवाने हैं वैसे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पर, बट उससे पहले अगर किरचॉफ्स लॉ के कॉन्सेप्ट अगर हम समझते हैं तो और भी आसान हो जाता है ग्रुपिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो मुझे और भी प्रैक्टिस करवानी है, बट थोड़ा सा पहले मैं किरचॉफ्स लॉ समझा देता हूँ कि कैसे होता है, क्या होता है, कौन से लॉ होते हैं। तो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड अदर थिंग्स, ठीक है। पहले इसको समझ लेते, तो हेडिंग लगाओ। किरचॉफ के नाम पे रखे गए हैं किरचॉफ लॉ, KIRCHHOFF सफिक्स है किरचॉफ लॉ, ठीक है। दो लॉ है यहाँ पर, लॉस कर देना उसको, किरचॉफ लॉ। लॉ नंबर 1 जिसे आप किरचॉफ का पहला लॉ बोल सकते हो, या फिर इसको शॉर्ट में KCL बोलते हैं। KCL मतलब कोई क्रिकेट लीग नहीं है ये, इट इज किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। स्पेलिंग ध्यान से देखना, मैक्सिमम बच्चों को किरचॉफ की स्पेलिंग नहीं आती है, पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। किरचॉफ करंट लॉ बहुत इजी है, बहुत आसान है, कम दिमाग लगाकर ही पढ़ा जा सकता है इसे। हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे और आसान भाषा में समझेंगे। देखो कैसे, जैसे भाई नदी की धारा होती है ना, नदी की धारा होती है कि नदी की धारा में से जैसे पानी आता है, जैसे मान लो ये एक रिवर से पानी आ रहा है, दूसरे रिवर से आ रहा है, मान लो यहाँ से कुछ I1 पानी आया है, इधर से कुछ I2 पानी आया है, तो रिजल्टेंट पानी कितना जाएगा बोलो भैया जल्दी से। दोनों का सम हो जाएगा ना, I1 प्लस I2। यस सर नो, यस सर नो, बस यही इन्होंने बताया था। क्या इन्होंने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जंक्शन पर, जंक्शन मतलब जहां दो से ज्यादा वायर मिलते हैं, टर्मिनल मिलते हैं, जितना करंट इनकमिंग होता है उतना ही करंट आउटगोइंग होता है। क्या बोला भाई किरचॉफ ने कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलना क्यों जरूरी है, क्योंकि सर्किट में ही करंट फ्लो होता है, हवा में थोड़ी ना फ्लो होता है। तो इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट coming towards the junction is always equal to sum of electric current going away from the junction। अर्थात जितना करंट इनकमिंग होगा उतना ही करंट आउटगोइंग होगा। क्लियर? जैसे मैं एक दूसरा फिगर आपको ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना, मल्टीपल करंट इसमें है। देखो भैया 5 करंट बता देते हैं, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है, और ये जंक्शन है। जंक्शन मतलब जहां दो से ज्यादा टर्मिनल मिले। तो यहाँ देखो आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ करंट आ रहे हैं, कुछ करंट जा रहे हैं। किरचॉफ ने बताया था जो आने वाले हैं उनका सम करो, जो जाने वाले हैं उनका सम करो और दोनों को इक्वल बता दो। करेक्ट? क्या बोला है किरचॉफ ने कि जितना करंट इनकमिंग है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, राइट। इनकमिंग मतलब जो जंक्शन की ओर आ रहे हैं, एरो देखो एरो, I1 जंक्शन की ओर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। I3 जंक्शन की ओर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। और I4 जंक्शन की ओर आ रहा है, तो प्लस करेगी, इज इक्वल टू, अब बाकी के आउटगोइंग है, देखो I2 और I5, I2 और I5 आउटगोइंग। बताओ भाई क्या यह लाइन सबको समझ आई?
क्या यह लाइन सबको समझ आई? बोलो हाँ या ना। तो जितना आया है उतना चला गया है। जैसे मैंने आपको 100 रुपीज दिए एक हाथ से, और बाद में आपने दूसरे हाथ से मुझे 100 रुपीज रिटर्न कर दिए। आपके पास कितना बचा? मैंने 100 दिए और 100 वापस भी छीन लिया आपसे। आपके पास कितना बचा? 0, शून्य। यस, यही इनका बोलना है कि ट्रैफिक रुकता नहीं है जंक्शन पर। जंक्शन पर ट्रैफिक रुकता नहीं है। जैसे हमारा ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, सिग्नल, सिग्नल से इधर से कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग इधर से आ रहे हैं, कुछ ऐसा जा रहे हैं, कुछ वैसा जा रहे हैं, 4 रास्ते 5 रास्ते, लेकिन एग्जैक्टली सेंटर पे कोई नहीं रुकता है। स्लो होते हैं सब, रुकता कोई नहीं है। अंडरस्टूड? वरना पुलिस वाला पकड़ लेगा भैया। वैसा ही कुछ है ये, कुछ इनकमिंग है, कुछ आउटगोइंग है जंक्शन पे। समेशन 0 है, समेशन, तो हम ऐसा बोल सकते हैं समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। जैसे इनकमिंग में से आउटगोइंग माइनस करोगे, समेशन 0 आ जाएगा। क्लियर है? ये हमने नहीं बताया था, यह पहले किरचॉफ ने बताया था, इसीलिए नाम दिया गया किरचॉफ करंट लॉ। क्या नाम दिया कभी? किरचॉफ करंट लॉ। अंडरस्टूड दिस? क्या बनता है किरचॉफ करंट लॉ? इन एनी क्लोज्ड सर्किट द समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट हमेशा 0 होता है। टोटल, टोटल की मीनिंग आप समझ गए। इनकमिंग वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो आउटगोइंग वाले को निगेटिव ले लो, कम कर लो, 0 हो जाएगा। देखो ना, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा, माइनस हो जाएगी, सम 0 आएगा। देखो कितना आसान है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोला जाता है। दिस लॉ डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज में कोई लॉस नहीं हो रहा है। पर सेकंड में जितने चार्ज आते हैं, पर सेकंड में उतने चार्ज चले भी जाते हैं। नो लॉस इन चार्ज। दिस लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। एनी डाउट यार बच्चों? सभी लोग रिप्लाई करेंगे? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सभी लोग, आई टेक द कमेंट। फटाफट 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 जल्दी जल्दी करो, जल्दी से रिप्लाई। जंक्शन की बात चली है, जंक्शन की, जंक्शन की बात चल रही है। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, ये पहला लॉ है जो करंट के बारे में है। किरचॉफ का दूसरा लॉ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। उसका नाम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज की आपको मैंने 2 मीनिंग सिखाया हूँ, पूरा एक लेक्चर उस पर दिया है हमने। वोल्टेज के 2 मीनिंग होते हैं। ईएमएफ, जैसे नई गाड़ी थी, ईएमएफ था, नया बैटरी था, तो सर्किट में जोड़ लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, राइट। तो लॉ नंबर 2, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। शॉर्ट में बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अंडरस्टूड? अब मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि क्या बता चुका हूँ मैं आपको कि 2 मीनिंग होते हैं वोल्टेज के। एक मीनिंग होता है ईएमएफ, जैसे आप बैटरी परचेस करने जाते हो मार्केट से, 12 वोल्ट का, पूरा का पूरा 12 जो है वो कंपनी से छपकर आया है, वो ईएमएफ है। घर पे लाने के बाद में वो चीज कम हो जाती है, 11.7 दिखाई देता है, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। 0.3 कहाँ गया? किसी ने चुरा तो नहीं लिया है? यस, वो इंटरनल रेजिस्टेंस ने खाया है, वो आपके सर्किट ने खाया है। अंडरस्टूड दिस? तो देखो, मैं आपको एक छोटू मोटू एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझना। मान लो आपके पास एक बैटरी है
जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और उस बैटरी को सेल को आपने किससे कनेक्ट किया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। किससे कनेक्ट किया भाई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। यस सर नो। क्या होता है, जैसे ही आप बैटरी का स्विच ऑन करते हो विद्युत की धारा यहाँ से फ्लो होती है और यहाँ आकर खत्म हो जाती है, करेक्ट। और मैंने आपको इसी सर्किट को समझा के बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी कोई ड्रॉप ले लेता है। इस सर्किट को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी सर्किट में दिखा दो, स्मॉल r कैपिटल R, यहाँ पर कैपिटल E। दोनों का मीनिंग सेम है। बोथ सर्किट आई हैव ड्रॉन आर सेम। बोलो भी इसी में किसी को डाउट, डू यू हैव एनी डाउट? बहुत अच्छे। तो आप देख रहे हो छोटा r और बड़ा r सीरीज में है, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डिवाइड हो चुका है, पोटेंशियल डिवाइड हो चुका है। और आपको क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो भी आपका ईएमएफ था वो दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है, दो पार्ट में ये हो चुका है अपना सारा। मैं रिवाइज करके धीरे धीरे केवीएल पे आता हूँ। टोटल ईएमएफ दो पार्ट में बढ़ चुका है, ध्यान से देखो तो इतने पार्ट में कितना जा रहा है, आई आर बाय ओम्स लॉ, इतने पार्ट में आई आर जा रहा है और इतने पार्ट में कितना जा रहा है, प्लस आई कैपिटल आर, आई स्मॉल आर, आई कैपिटल आर। बोलो भाई सबको समझ आई ये बात? कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है कि हमारे ई के दो टुकड़े हो चुके हैं बाय ओम्स लॉ, एक आई स्मॉल आर और एक आई कैपिटल आर। आई तो सेम है सीरीज में होने के कारण। जल्दी से रिप्लाई कर दो, ये समझ आया होगा। डू रिप्लाई फास्ट, डू रिप्लाई फास्ट। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं थी, अच्छे से जिंदगी चल रही थी। जिंदगी ने नया मोड़ तब लिया जब इन्होंने सर्किट में मान लो कोई ऐसा रजिस्टर लगा दिया, ऐसा कुछ तो भी आर डैश नाम का, और इनको तभी भी सुकून नहीं आया, इन्होंने एक और बैटरी जोड़ दी यहाँ पे ई डैश नाम का। बात आ रही समझ में? अब ये अकेले सीरीज में नहीं है, कुछ कॉम्बिनेशन पैरेलल में भी आ चुके हैं और ये अकेला सोर्स नहीं है बैटरी, यहाँ पर नंबर ऑफ सोर्सेस आ गए। अब बताओ क्या यह गणित लागू होगा? अब आप इतने सिंपल मैनर में इसे लिख सकते हो? नहीं। अब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी कि सर बैटरी एक से ज्यादा हो सकती है। हाँ हो सकती है, ग्रुपिंग देखा है आपने। और जब उस बैटरी को आप लगाओगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? इसीलिए काम पड़ता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। समझ गए बात को? तो मैं एक ऐसा सर्किट लेता हूं कि जिसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन रहेगी, ठीक है। R1 ये वाला ले लेते हैं, R2 बीच वाला रेजिस्टेंस ले लेते हैं, R3 और दो बैटरी लगा देते हैं। मान लो एक बैटरी E1 है, एक बैटरी E2 है। हाँ ऐसे सर्किट को इजीली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यूज पड़ती है, इसका यूज पड़ता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखो भैया, जहां मल्टीपल बैटरीज दिखाई दे, मल्टीपल कॉम्बिनेशन रजिस्टर दिखाई दे, तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले लूपिंग मार्क करना है। लूप, लूप मतलब समझता है ना, क्लोज पाथ। तो अगर मैं इनका नामकरण करूं तो आपको ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। कैन यू टेल मी हाउ मेनी क्लोज पाथ्स आर देयर? कितने क्लोज रास्ते हैं इस लूप में? हाउ मेनी लूप्स आर देयर इन दिस सर्किट? जल्दी जल्दी बोलो।
हाउ मेनी लूप्स आर देयर इन दिस सर्किट? वेरी गुड वर्दा। कितने क्लोज रास्ते हैं, जल्दी बोलो। मैक्सिमम लोग सही बता रहे हैं, 3 लूप है यहाँ पर। लूप नंबर 1 को हम बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि पहला वाला छोटा ए बी सी, छोटा वाला एफ ए बी सी एफ ए, दिख रहा है छोटा वाला, ये लेफ्ट साइड का। दूसरा आपको राइट साइड का दिख रहा है, लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 यू कैन सी ये वाला सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी, नाम कुछ भी दे सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट लूप 3? लूप 3 मतलब बीच वाले रजिस्टेंस को निगलेक्ट करो, बड़ा सा लूप दिख रहा है आपको ओवरऑल वाला, ठीक है, जिसमें सी, ये बीच वाले ब्रांच को निगलेक्ट कर दो। तो कहना राइट, ए से अगर शुरुआत करें बी और डायरेक्ट बी के बाद जम करेंगे डी पे, डी ई ए, ऐसा बीच वाले ब्रांच को निगलेक्ट कर देते, ये जो बड़ा सा लूप है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो हाउ मेनी लूप्स आर देयर? 3 लूप्स आर देयर। समझ आ गया लूप का कॉन्सेप्ट? लूप मतलब क्लोज पाथ। अब देखो किरचॉफ का बोलना क्या था। किरचॉफ का बोलना ये था कि किसी भी लूप में 1 2 3 किसी भी लूप में एनर्जी रिमेन्स कॉन्जर्व, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितनी एनर्जी बन रही है, बनाता कौन है? बैटरी ईएमएफ, उतनी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, उतनी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। तो आई विल रिपीट माय सेंटेंस अगेन, अकॉर्डिंग टू केवीएल द समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ, मतलब अगर यहाँ एक से ज्यादा बैटरी होगी तो उनका सबका समेशन करो, प्लस समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जहां एनर्जी खर्च हो रही है, V इक्वल टू आई आर, उनका समेशन करो। जैसे अगर यहाँ R1 के साथ में यहाँ R4 भी होता तो वहां का भी पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, प्रोडक्ट ऑफ आई आर, इनका समेशन हमेशा 0 आएगा, 0, इनका समेशन हमेशा 0 आएगा। समेशन का मीनिंग आपको समझता है? माइट बी पॉजिटिव, माइट बी नेगेटिव, एडिशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन। So what is law? The summation of all EMF plus summation of all potential difference is always equal to 0 inside the loop. Inside the loop. तो इसको बोला जाएगा all EMF और इसको बोला जाएगा all potential difference. ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे बनेगा? इन एनी क्लोज्ड लूप the sum of total EMF inside the loop and the sum of potential difference across each resistance is always equal to 0. मतलब एक आम भाषा में बोलूं, जितनी एनर्जी बन रही है उतनी खर्च हो जा रही है, सिंपल सी बात है, चाहे वो इंटरनल रजिस्टर्स में हो, एक्सटर्नल रजिस्टर्स में। मुझे बताओ, ये आपको ऐसा ब्लैंक स्टेटमेंट समझ आया क्या? E stand for energy, sorry, E stand for EMF और IR stand for, क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो देखो किसी भी लूप में, ठीक है, जैसे अगर आपको लूप नंबर 1 पसंद है तो हम उसमें लगा के देखेंगे, अगर आपको लूप नंबर 1 पसंद है तो हम उसमें लगा के देखेंगे। तो मैं बोलता हूं, लिखता हूं यहाँ पे अप्लाई, अब रूल ध्यान से सुनना, अप्लाई केवीएल इन लूप, लूप का नाम क्या है भैया? ये BCFA, ये पूरा लूप है हमारा ABCFA, जहां से शुरू वहां पे खत्म। पहले ना करंट माफ कर दो, करंट मान लो पहला लूप है, उससे करंट I1 जा रहा है, I1, आपकी जो मर्जी है ले लो I1, और दूसरा लूप की डायरेक्शन मार्क कर दो, लूप या तो क्लॉकवाइज होता है या तो एंटी क्लॉकवाइज,
आपकी चाहे जो मर्जी हो वो मार्क कर लो। मान लो हमने क्लॉकवाइज मार्क कर लिया, क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज। दो चीजें मार्क करनी है। करंट का डायरेक्शन कैसे मार्क करते हैं, बैटरी को देखकर। देखो साइन कन्वेंशन यूज आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलता है, मार्क हो गया है, दिख गया हमको। और लूप की डायरेक्शन या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज, अपना मन मर्जी है, कर लो। क्लॉकवाइज ले लिया मैंने। अब देखो कैसे लगाते हैं, समेशन ऑफ ईएमएफ, समेशन ऑफ ईएमएफ। हम लूप कैसे लगा रहे हैं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे। तो ध्यान से सुनना कन्वेंशन, जिस प्लेट की ओर जाते हैं, जिस प्लेट की ओर जाते हैं उसका साइन। जैसे हम ऐसे जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं सीधा सीधा ऐसे, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की ओर, सबको दिख रहा है, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की ओर साइन रहेगा बड़ी प्लेट का। बड़ी प्लेट का साइन है +E1, बोलो हाँ या ना। जिस प्लेट की ओर जाते हैं उसका साइन कन्वेंशन यूज करना होता है बच्चों, यह रूल है। छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो बड़े का साइन। डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़े फिर। अब हम आगे बढ़ते हैं तो पहला रेजिस्टेंस R1 मिलता है, R1। R1 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, बोलो जल्दी से। I1। ठीक है, तो IR का प्रोडक्ट करो, IR का प्रोडक्ट हो जाएगा I1 R1, I1 R1। अब इनका साइन देखना प्लस और माइनस में। अगर करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम होता है तो साइन लगेगा माइनस। आई विल रिपीट, if direction of current and direction of loop are same, then the sign of potential difference will be taken as negative। तो मुझे बताओ बच्चों प्यारे, I1 कहां से कहां जा रहा है, B to C, मतलब क्लॉकवाइज, और हमारा लूप भी कैसा है, क्लॉकवाइज। तो बोलो प्लस आएगा कि माइनस? वेरी गुड, साइन आएगा माइनस, साइन आएगा माइनस। बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। C से F, C से F करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और हमारे लूप का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। देखो ऐसे आ रहे हैं ना क्लॉकवाइज, आप खुद फील करो, आपको समझ आएगा, क्लॉकवाइज। तो फिर से करंट का डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन सेम है, तो आंसर आएगा -I1R3, I1R3। वेरी गुड। अब F से E तो पहले ले लिया है, बैटरी खत्म हो गई है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया है? थोड़ा थोड़ा 20-30% भी आया हो तो ठीक है। अभी अपन 4-5 दिन यही काम करने वाले हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। दो बातें ध्यान में रखनी है, कुछ भी मैं रूल वूल लिखा के नहीं देता हूँ, जितना पढ़ोगे जितना कंफ्यूज होते जाओगे उसमें। दो ही रूल याद रखो, जिस प्लेट की ओर जा रहे हैं उसका साइन ले लो, और दूसरा रूल, हमारा करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम होता है तो निगेटिव। अब इसको ऑपोजिट सेंटेंस आप खुद बना लोगे, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो पॉजिटिव, सिंपल। यस और नो? जैसे देख लो, मैं, आप खुद ट्राई करो, अप्लाई केवीएल इन लूप 2। मैं यहाँ छोटी जगह पे लिख देता हूँ, केवीएल इन लूप 2। लूप 2 का नाम क्या है, CDEFC, ऐसा कुछ तो भी लूप है ये। करंट की डायरेक्शन कैसे मार्क करते हैं, ये बैटरी से I2 नाम दे देंगे सेकेंड लूप का, और क्या करो, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, अब ऑपोजिट ले लेंगे, लूप को क्लॉकवाइज ही ले लो। चलो भाई ट्राई करो, अब सभी लोग ट्राई करेंगे। अब हमें जाना है क्लॉकवाइज, करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज।
हमें जाना है क्लॉकवाइज, करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। चलो देखते हैं। मुझे जाना है क्लॉकवाइज, तो मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे। तो मैं जा रहा हूं बड़े प्लेट से छोटी प्लेट की ओर, तो बोलो साइन क्या रहेगा? बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की ओर मेरा साइन रहना चाहिए सर माइनस। जानबूझ के मैंने ऐसे लूप के डायरेक्शन लिए ताकि माइनस आए वहां। आपको समझ आया? माइनस, ठीक है। अब देखो करंट की धारा पहले यहां से मार्क कर लेता हूँ, यहाँ I2 आ रहा है और यहाँ नीचे I2 जा रहा है। तो आपको फील आ रहा होगा कि एक्चुअली R3 से दो करंट पास हो रहे हैं, दो करंट, दो सोर्स है ना। अब तक ऐसा नहीं हो रहा था। एक्चुअली R3 से दो करंट पास हो रहे हैं, इधर से आ रहा है I1, इधर से आ रहा है I2। आर यू गेटिंग दिस? और दोनों सेम डायरेक्शन में है। मैंने जानबूझ के यहाँ नहीं लिखाया था, आप कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन अब आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे दो करंट आ रहे हैं। यहाँ पे पहले वाले सर्किट में भी दो करंट ऐड करना चाहिए हमें। अब आपको कोई परेशानी नहीं है समझने में। आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड। ऐसे यहाँ पर भी होगा, चेक करते हैं। मैं ऐसे जा रहा हूँ, इधर से पीछे से जाते हैं, क्लॉकवाइज चलना है ना। क्लॉकवाइज चलना है तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, करंट नीचे आ रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, करंट नीचे आ रहा है, तो प्लस की माइनस? हम जा रहे हैं ऊपर, करंट जा रहा है नीचे, प्लस की माइनस? वेरी गुड, प्लस आएगा। प्लस प्लस कितना करंट है ब्रैकेट में लिख देता हूं, I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस का नाम है R3, रेजिस्टेंस का नाम है R3। देखो प्लस आया है, वेरी गुड। आगे बढ़ो। फिर हम जा रहे हैं C2D और करंट आ रहा है D2C। हम जा रहे हैं C2D, करंट आ रहा है D2C, मतलब फिर से क्या आना चाहिए? प्लस, ऑपोजिट। वेरी गुड। करंट इंटू रेजिस्टेंस I2 R2। यहाँ I1 का कोई इंटरफेयर नहीं है, I1 का कोई इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि ये प्योरली, अरे जैसे हमारा घर होता है ना, ये हमारा घर, ये बाजू वाले का घर। हमारे घर में बाजू वाले का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाजू वाले की हमारे घर में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन एक जो बॉर्डर होती है ना, बॉर्डर, बॉर्डर जो होती है, बॉर्डर, वहां पे दोनों का हक होता है। अंडरस्टूड? तो वैसे ही कुछ है ये। चलो R2 भी ले लिया, सारे रेजिस्टेंस खत्म हो गए हैं। इन सबका सम कितना बताना है? 0। इन सबका सम आएगा भैया जी 0। अभी बताओ, आपको और क्लियरिटी बढ़ी है थोड़ी सी? केवीएल नोट कर लो। चलिए नोट। अब मैं जानता हूं आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई सर हमने ये पढ़ तो लिया, ये हम कर क्यों रहे हैं? व्हाई वी आर डूइंग दिस? इसकी जरूरत क्या है इक्वेशन बनाने की? देख बच्चे प्यारे, अब तक हम सिंगल बैटरी का जो सर्किट हुआ करता था, उसका करंट हम डायरेक्ट ओम्स लॉ से निकालते थे, बराबर? नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। यहाँ नेट वोल्टेज निकालना भी मुश्किल था और नेट रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे हम केवीएल लगाकर सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। सेम सर्किट लेता हूँ, मान लो 1 ओम का रेजिस्टर है, 2 ओम का रेजिस्टर है, ये बैटरी है 2 वोल्ट, इधर एक बैटरी ले लेते हैं 4 वोल्ट। ऐसा कुछ सर्किट है मान लो, और आपको क्या बोला है? फाइंड करंट थ्रू, इसको
इसको कुछ अलग ले लेते हैं। वन टू, इसको 4 ले ले, 4 ओम ले ले। फाइंड करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस। ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन दिया आपको कि 1 ओम रेजिस्टेंस से करंट फाइंड आउट करो। अगर एक ही बैटरी होता ना, सिंगल बैटरी, तो मैं क्या करता, 4 ओम से करंट निकालता, जानते हो आप प्रोसेस, 4 ओम से करंट निकालता और बाद में देखता कहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है, करंट डिवीजन रूल लगा देते थे। फिलहाल आसान नहीं है, 2 सोर्सेस हैं, तो कैसे जाना पड़ेगा भाई, केवीएल। पहले मार्क करो नामांकन ए बी सी, कैसा भी आपकी मर्जी, डी ई एफ। 4 वोल्ट से करंट निकलेगा I1 मान लो, और इधर 2 वोल्ट से करंट निकलेगा I2 मान लो। सोर्स से करंट निकलता है, इधर से I1 आएगा यहाँ पे, इधर से I2 आएगा यहाँ पर, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। यस और नो? आपकी मर्जी से लूप का डायरेक्शन मार्क कर दो। मान लो मैंने यहाँ क्लॉकवाइज ले लिया है लूप नंबर 1, अब मान लो यहाँ भी क्लॉकवाइज ले लिया है लूप नंबर 2, चाहे जैसे ले लो, 1-2 स्टेप का फर्क पड़ता है। चलो पहले अप्लाई करते हैं, अप्लाई केवीएल इन लूप का नाम क्या है, पहले वाले ए बी सी एफ ए, ए बी सी एफ ए। चलो भाई, ए से बी जाते समय, ए से बी जाते समय कैसे जाना है, क्लॉकवाइज। बैटरी आ रही है, बोलो बैटरी का साइन क्या रहेगा, कौन से प्लेट की ओर जा रहे हैं, बड़े प्लेट की ओर, साइन रहेगा +4। वेरी गुड श्रवण, +4। बी से सी जाते समय करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन सेम हो चुका है, हम भी क्लॉकवाइज, करंट भी क्लॉकवाइज, तो साइन रहेगा माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट का वैल्यू I1 है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 है। अब आपको समझ रहा होगा, I1 इंटू 1। फिर नीचे उतरेंगे, सी से एफ जाते समय हमारा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो फिर से लिखेंगे माइनस I1 + I2, ब्रैकेट में लिखना, मिस्टेक नहीं करना, माइनस बाहर, ब्रैकेट में I1 + I2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। बताओ भाई, सबको समझ आया कि क्या यह बात सबको समझ आई? जल्दी से कमेंट करो। चलो फिर इसको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, लीनियर इक्वेशन। 4 - I1, माइनस डिस्ट्रीब्यूट करो, -4I1 - 4I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में I1 ये 5I1 हो जाएगा, -5I1, और ये -4I2 को इक्वल टू किधर ट्रांसफर करते हैं, हो जाएगा 5I1 + 4I2 इक्वल टू 4। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, माइनस वाली टर्म को मैंने इक्वल टू के उधर ट्रांसफर कर दिया। अंडरस्टूड? तो ये पहले लूप का केवीएल था, जिससे हमें एक इक्वेशन बना है जिसमें 2 वेरिएबल है, I1 और I2। ठीक है, क्या सिमिलरली हम दूसरे लूप में भी लगा सकते हैं? तो लगाओ केवीएल इन लूप, लूप का नाम बोलो सी डी, कहीं से भी नाम दे दो पूरा, CDEFC, CDEFC। चलो हमें जाना है क्लॉकवाइज, और लूप की धारा, करंट की धारा है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो बैटरी का साइन पहले लिखता हूं मैं, बैटरी में मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ क्लॉकवाइज, ऊपर से नीचे मतलब बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट, तो -2 आएगा, दिख रहा है ना, ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा हूं मैं। अब नीचे से ऊपर जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ नीचे से ऊपर, F से C, और करंट आ रहा है नीचे, ऊपर से नीचे ऑपोजिट, तो ऑपोजिट के लिए रहेगा प्लस I1 + I2 इंटू 4। हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टेप? एंड लास्ट हम जा रहे हैं C to D,
और करंट आ रहा है D2C, तो फिर से प्लस लिखना चाहिए ऑपोजिट के लिए, 2I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा -2 प्लस है +4I1 +4I2 +2I2 इज इक्वल टू 0। I1 एक ही बार है तो 4I1 आई विल राइट, I2 दो बार है, 4 + 2 6I2 इज इक्वल टू -2 को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ +2। इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो इक्वेशन बन जाएगा 2I1 + 3I2 2I1 + 3I2 इज इक्वल टू 1। मुझे बताओ यहाँ तक सबको समझ आया क्या? कुछ नहीं यार, पूरा मैथमेटिक्स चल रहा है इसमें, जस्ट बैटरी का डायरेक्शन देखना है और लूप करंट के डायरेक्शन देखने हैं और इक्वेशन बनाते चलनी है। हैव यू अंडरस्टूड इक्वेशन 1 एंड 2? रिप्लाई फास्ट। सभी लोग रिप्लाई करेंगे भैया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्लियर सभी लोग? आई चेक। तो हमारे पास दो लूप, हमें दो ही लूप की जरूरत पड़ी क्योंकि दो ही करंट बन रहे थे, दो ही सोर्स थे, दो लूप हमने लिए, दो लूप में अलग अलग केवीएल लगाया हमने, राइट? और केवीएल लगाकर दो हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लिए, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2। अब आप जानते हो लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास में दो आंसर आएंगे, एक आएगा I1 और दूसरा आएगा I2। व्हेन यू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, बचपन से करते आ रहे हो आप, दिस इज होमवर्क फॉर यू, तो आपके पास I1 और I2 का वैल्यू आएगा। और जरा प्रश्न पढ़ो, आपको करंट थ्रू 1 ओम पता करना था, 1 ओम से कितना करंट जा रहा है, टेल मी, I1 या I2? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट?